पल के लिए सोचिए कि आपको एक बीमारी है, कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं, बल्कि एक घातक बीमारी जिससे आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन कोई भी डॉक्टर या फिजिशियन ना ही आपको उस बीमारी के बारे में कुछ बताता है और न ही ये बताता है कि उस बीमारी का इलाज भी मौजूद है, जिसके चलते आपको उस बीमारी का इलाज ही नहीं मिल पाता है और आपकी मौत हो जाती है। सुनने में अजीब लग रहा होगा वह, लेकिन ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि ऐसा ही कुछ कई साल पहले एलेबामा में कुछ लोगों के साथ हुआ था, जिसमें एक मेडिकल स्टडी के चलते बहुत से लोगों की जान चली गई थी। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो, माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी शुरुआत होती है 1932 में। टस्कीजी एलेबामा में एक सिफिलिस नाम की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी। सिफिलिस एक एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है जो ट्रेपोनोमा नाम के एक बैक्टीरिया के कारण फैलती है और ये किसी भी सेक्सुअल कनेक्शन जैसे कि वजाइना, ओरल या एनएस के कांटेक्ट में आने से फैल सकती है। अब सिफिलिस के एक पेशेंट में सिफिलिस के कुछ स्टेजेस देखे जाते हैं, जो है स्टेज 1 प्राइमरी इन्फेक्शन, स्टेज 2 सेकेंडरी इन्फेक्शन और स्टेज 3 टर्शियरी इन्फेक्शन। और स्टेज 1 और 2 में इस बैक्टीरिया के फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट में इस स्टेज के चलते सिफिलिस के कोई भी नोटेबल सिम्टम्स नहीं देखे जाते। और ये भी एक कारण है कि बहुत से लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं लग पाता। लेकिन शुरुआत में ही अगर एक पेशेंट में इसके सिम्टम दिखना शुरू हो जाए तो उसका इलाज हो सकता है और उसकी जान भी बच सकती है। तो चलिए अब इसके स्टेजेस के बारे में भी जान लेते हैं, जो जानकारी आपको आगे वीडियो में काम आएगी। स्टेज 1 में बॉडी की जिस जगह से ये बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है उस जगह पर ऐसा घाव बन जाता है और इन घाव में दर्द नहीं होता, जिसके कारण लोग इसको नोटिस भी नहीं कर पाते। स्टेज 2 में बुखार, सर दर्द और थकावट जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, लेकिन स्टेज 3 तक आते आते कोई भी नोटेबल सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते और इस स्टेज में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका सिफिलिस ठीक हो चुका है। लेकिन यहीं से शुरू होता है स्टेज 4, जो सबसे घातक स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज में एक पेशेंट को मेंटल इलनेस, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज, बोन प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम या स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन भी हो सकता है। मतलब इस समय तक इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है और इनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, जिस कारण ये सिफिलिस बिल्कुल 100% क्योरेबल है। लेकिन उस समय नहीं था। तो 1930s में एलेबामा में जब ये सिफिलिस शुरू हुआ तो बोथ ब्लैक मैंस एंड व्हाइट मैंस में इसके सिम्टम्स देखे गए और उस समय इतनी इनइक्वालिटी थी कि व्हाइट मैंस के कंपैरिजन में ब्लैक मैंस को ज्यादा गरीब और छोटा समझा जाता था, जिसके चलते नेग्रोस यानी ब्लैक मैंस को कोई भी बीमारी होती थी तो उनको सही इलाज और मेडिकेशन नहीं दिया जाता था और डॉक्टर्स उनका इलाज करने से इनकार कर देते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर व्हाइट मैंस को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती थी तो उन्हें इलाज भी मिलता था, उनका ध्यान भी रखा जाता था और दवाइयाँ भी प्रोवाइड की जाती थी। मतलब वो समय बिल्कुल खराब था और ऐसा ही कुछ काम उस समय उन नेग्रोस के साथ किया गया। अब उस समय के डॉक्टर्स ये जानना चाहते थे कि एक सिफिलिस के पेशेंट को लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या होता है, यानी अगर लंबे समय तक एक सिफिलिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उस पेशेंट के साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये जानने के लिए एलेबामा इंस्टीट्यूट में करीब 2000 नेग्रोस को ये कहकर बुलाया गया कि एक मेडिकल कैंप के चलते उन्हें फ्री हेल्थ सर्विस और मेडिकेशन दी जाएंगी। तो उस समय उन मासूम नेग्रोस ने सोचा कि इस फ्री मेडिकल कैंप के चलते उनके स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उनका सिफिलिस भी ठीक हो जाएगा और उस कैंप में एज एन पार्टिसिपेंट शामिल हो गए, जिसके कारण वो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स उस कैंप को शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां 5th सेंचुरी BC में लिखे गए हिपोक्रेटिक ओथ में डॉक्टर्स तो ये शपथ लेते हैं कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, पेशेंट की रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें इम्प्रूवमेंट और केयर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एलेबामा के इस केस में इस सब की धज्जियां उड़ने वाली थी। अब उन 2000 लोगों में से एक्चुअली सिर्फ 600 लोगों को ही उस स्टडी के लिए रखा गया था, जिसमें से 201 लोग बिल्कुल हेल्दी थे और 399 लोगों को एक्चुअली सिफिलिस था, जो लोग बिल्कुल गरीब थे, जिनके पास मेडिकल केयर के लिए पैसे ही नहीं थे। तो वो बेचारे ये सोचते हैं कि डॉक्टर्स उनको बड़े प्यार से मेडिकल चेकअप्स दे रहे हैं। लेकिन यह अजीब बात तो ये है, गौर से सुनिएगा, कि उन डॉक्टर्स को तो पता था कि इन लोगों को सिफिलिस है, लेकिन डॉक्टर ने उन नेग्रोस पेशेंट को ये नहीं बताया था कि उन्हें असल में सिफिलिस है और डॉक्टर्स उन्हें ये कहकर वहां रखते हैं कि उन्हें बैड ब्लड के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और अब क्योंकि उन नेग्रोस को भी ये नहीं पता था कि उन्हें सिफिलिस है, इसलिए वो भी बड़ी शांति से वहां रहना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वो कंटिन्यू अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल अटैचमेंट बना रहे थे, जिससे उनके पार्टनर्स और उनसे होने वाले बच्चे को भी सिफिलिस होने का डर था। अब क्योंकि डॉक्टर्स को तो अपना झूठा ट्रीटमेंट शुरू रखना था, तो वो उन पेशेंट्स को कोई भी ना कारगर ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जो सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट थे। प्लेसिबो यानी एक बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट देखने में तो असली लगता है, लेकिन असल में वो किसी काम का नहीं होता। इन शॉर्ट्स वो डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को बुद्धू बना रहे थे और उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि शायद वो डॉक्टर्स
उन्हें किसी न किसी बीमारी का इलाज दे रहे हैं, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर यह सवाल आता है कि आखिर गवर्नमेंट ने या फिर किसी और ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया और इस एक्सपेरिमेंट को मिलने वाले फंड्स को ही क्यों नहीं रोक दिया। वेल, इसलिए क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी कि यूएसपीएचएस और टस्कीजे इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेट किया था। यानी ये उन दोनों की मिली भगत थी उन मासूम ब्लैक मैन्स को बर्बाद करने की। उन पेशेंट्स को ये बताया गया कि ये स्टडी करीब 6 महीने तक चलने वाली है, लेकिन चलते चलते ये स्टडी 40 साल तक चली, क्योंकि इस स्टडी को करने के लिए जरूरी फंड्स दिए जा रहे थे, वो भी कंटिन्यूअस। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इस स्टडी में मौजूद कुछ पेशेंट्स तो यूएस मिलिट्री में भर्ती होने के लिए भी सिलेक्ट हो चुके थे, जिसके लिए जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया गया तो मिलिट्री में मौजूद डॉक्टर्स ने उन पेशेंट्स को बताया कि तुम्हें सिफिलिस है, जाओ जल्दी से अपना इलाज कराओ। लेकिन यहाँ भी टस्कीजी में मौजूद डॉक्टर्स ने अपनी टांग अड़ाई। उन्होंने यूएस मिलिट्री से बात की और उन्हें मनाया कि वो उन पेशेंट्स को सिफिलिस का इलाज ना मिलने दे, ताकि उनकी स्टडी में कोई भी बाधा ना आए और उनका डेटा बिल्कुल क्लियर हो। देखा ये रिसर्चर्स कहाँ तक पहुंच चुके थे। जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तो सिफिलिस का इलाज मौजूद था, जिसकी खोज एक जर्मन साइंटिस्ट पॉल एनरिको और उनके एक जापानीज असिस्टेंट साहाचिरो हाटा ने मिलकर डिस्कवर किया था, जिसमें सिफिलिस के इलाज के लिए एक पेनिसिल नाम की एंटीबायोटिक दवा यूज की जाती है, जो 1943 से ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल थी। लेकिन फिर भी टस्कीजी स्टडी में किसी भी पेशेंट को ये दवा नहीं दी जाती। पब्लिक हेल्थ सर्विस और सुपरवाइजर्स की निगरानी में ये स्टडी 1972 तक चलती रही और धीरे धीरे इसके रिजल्ट सामने आना भी शुरू हुए। 1972 तक उस स्टडी में मौजूद पेशेंट्स को सिफिलिस का इलाज ना मिलने के चलते और उसके खतरनाक स्टेज के चलते उन पेशेंट्स में से 28 पेशेंट की मौत हो जाती है। 100 पेशेंट्स की डेथ सिफिलिस से होने वाली परेशानियों के कारण होती है और उन पेशेंट्स में मौजूद 40 पेशेंट्स की वाइफ को भी सिफिलिस हो जाता है, जिसके कारण ये अब उनके बच्चों को भी होने वाला था। और उनमें से जो 19 बच्चे पैदा होते हैं वो सिफिलिस के साथ ही पैदा होते हैं। तो इस सब को देखते हुए वो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स उन पेशेंट्स में से बचे हुए पेशेंट्स को पेनिसिल का बहुत कम मात्रा में डोज देने का फैसला करते हैं। और ये डोज इतना कम था कि उन पेशेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उन 399 पेशेंट्स में से सिर्फ 74 पेशेंट्स ही जिंदा बचे थे। ये स्टडी 1932 से 1972 यानी कि 40 साल तक चली और इस स्टडी से वो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स काफी डेटा कलेक्ट कर चुके थे। लेकिन ऐसा अनएथिकल एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या वो डॉक्टर्स और रिसर्चर्स चैन से रह सकते थे? वेल, बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही इस टस्कीजी स्टडी की डिटेल्स दुनिया भर में फैलना शुरू हुई, इस स्टडी को लेकर क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ। NAACP यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल ने यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन पार्टिसिपेंट्स और उनकी फैमिली की ओर से सामूहिक मुकदमा दायर किया और यूएस गवर्नमेंट को 1974 में $10 मिलियन का भुगतान करना पड़ा और जो पेशेंट्स इस स्टडी में जिंदा बचे थे उनको फ्री इलाज देने का फैसला किया। 1975 में गवर्नमेंट ने टस्कीजी हेल्थ बेनिफिट प्रोग्राम बनाया ताकि उन बचे हुए पेशेंट्स को सही इलाज के साथ सही मेडिकेशंस भी दी जा सके। 1974 में कांग्रेस ने नेशनल एक्ट को शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक कमीशन बनाई ताकि आगे चल के ऐसे किसी भी एक्सपेरिमेंट या स्टडी की वजह से किसी इंसान को कोई भी हानि ना पहुंचे। ब्लैक मैन्स का कहना था कि इस सब के बाद अफ्रीकन अमेरिकन का ऐसे किसी भी मेडिकल रिसर्च से विश्वास उठ चुका है और आगे जाके वो ऐसे किसी भी मेडिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इस टस्कीजी स्टडी में जो लोग जिंदा बचे थे उनका नाम था चार्ली पोलर्ड, हेरमन शेमी, पार्टर हावर्ड, फ्रेड साइमंस और फ्रेडरिक मॉस। इन सभी को 1977 में व्हाइट हाउस की सेरेमनी में बुलाया गया था और जो लास्ट पार्टिसिपेंट बचे थे उनका नाम था अर्नेस्ट हैंडन, जिनकी मौत 2004 में हुई थी। उनकी मौत से पहले जब 2001 में एक कॉन्फ्रेंस के चलते उनसे टस्कीजी एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और अंत में यह टस्कीजी स्टडी बिल्कुल अनएथिकल और अनजस्टिफाइड बताई गई। तो आप इस स्टडी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।